आगे सरान रिया से मिलने के लिए उसके घर आता है और वहां आकर उस पर अपना सारा गुस्सा निकालता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस अरुण के साथ यहाँ पर आने की। तुम यहाँ पर आई तो आई, ऊपर से तुम उससे शादी भी कर रही हो। रिया जब ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो सरान को समझाने की कोशिश करती है तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो यहाँ पर अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए आई थी और जैसे ये शादी खत्म होती तो मैं वापस चली जाती। मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर नहीं आई थी। तुम्हें ये सारी बातें किसने कह दी? सरान जब ये सारी बातें सुनता है उसे थोड़ा तो राहत मिलता है, लेकिन उसका गुस्सा बिल्कुल भी खत्म नहीं होता और वो कहता है उस अरुण की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझसे छीनने की? तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम मेरी वाइफ और हमेशा मेरी ही रहोगी। तुम्हें छूने का, तुम्हें किस करने का ये सब हक मेरा है। और वो ये कहकर रिया को किसी करने लगता है जिसे देखकर रिया पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो सरान यहाँ पर रिया को होठों पर किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मेड आ जाती है और उन दोनों की किसी बीच में ही रुक जाती है। उसके बाद सरान पूरी फैमिली से मिलने के लिए घर के अंदर जाता है जहाँ पर सारे लोग उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। पेनकी कहती है बेटा अगर तुम्हें यहाँ पर आना ही था तो रिया के साथ आ जाते, इसे अकेले भेजने की क्या जरूरत थी? फिर सरान कहता है अगर मुझे पता होता कि रिया यहाँ पर आने वाली है तो मैं इसके साथ ही आ जाता, लेकिन इस मोहतरमा ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं बल्कि बिना पूछे ही यहाँ पर आ गई। उसकी मॉम जब ये बात सुनती है तो वो रिया को डांटती है और कहती है बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें सबको बताकर आना चाहिए था ना। देखो बेचारा सरान कितना परेशान हो गया, उसे अपना काम छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। तभी बीनी कहती है मॉम मुझे लगा ही था इन दोनों के बीच लड़ाई हुई है, क्योंकि जब भी रिया से सरान के बारे में पूछो तो वो हमेशा बहाना बनाकर उसे टाल देती थी। तो उसकी मॉम ये बात सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है ठीक है बातें तो होती रहेगी, आओ बेटा अंदर आओ और हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। आगे सारे लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो यहाँ पर पेनकी सरान से पूछती है कि आखिरकार तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया जो रिया घर छोड़कर आ गई? तो सरान यहाँ पर झूठ नहीं बोलता बल्कि सच बोलता है और कहता है मेरी वाइफ को लगता है कि मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए वो गुस्सा होकर यहाँ पर आ गई है। तो उसकी मॉम कहती है बेटा बस इतनी सी बात को लेकर तुम घर छोड़कर आ गई, ये तो ठीक नहीं है ना। फिर यहाँ पर बीनी और बरेली सरान को टीज करने लगते हैं और कहते हैं रिया तुम्हारा पति बहुत ही हैंडसम है और ऐसे हैंडसम बंदे को तो बहुत सारी लड़कियां लाइन मारेगी ही ना, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? और ये कहकर वो उन लोगों को टीज करने लगती है। तभी उसकी मॉम कहती है अब बस बहुत हो गया, अब उन्हें चिढ़ाना बंद करो, चुपचाप खाना खाओ। उसके बाद रिया सरान को अपने रूम में लेकर जाती है और वहाँ जाकर उसे फ्रेशन अप होने के लिए तौलिया देती है। तो सरान जब उस कबर्ड में रिया के कपड़े देखता है और उसकी बहनों के कपड़े देखता है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है और वो रिया से सवाल पूछता है कि तुम्हारे कपड़े इतने सस्ते क्यों हैं और तुम्हारी बहनों के कपड़े इतने महंगे? आखिरकार माजरा क्या है? क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते जो वो तुम्हें इस तरह के सस्ते कपड़े देते हैं पहनने के लिए और तुम्हारी बहनों को महंगे? तो रिया यहाँ पर अपनी सच्चाई छुपाने के लिए कहती है तुम क्या बकवास बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सिंपल कपड़े पहनना पसंद है और मेरी बहनों को इस तरह के कपड़े। और वैसे भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी चॉइसेस और रहन सहन का तरीका अलग है, उसी तरह मेरा भी अलग है। जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती उसी तरह हम बहनें भी एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहनें नहीं है, इसलिए बेकार की बातें करना बंद करो। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ ना अपनी दिया के पास, उसी के पास जाकर रहो। इस बात पर सरान रिया के साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है मैं दिया के पास क्यों जाऊंगा, तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हारे पास ही जाऊंगा ना, और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा क्योंकि तुम बहुत ही प्यारी हो। और वो ये कहकर रिया के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे ये भी कहता है मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें नहीं छूऊंगा जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं आती, लेकिन आज मैं अपना वो वादा तोड़ता हूँ। और यहाँ पर सरान रिया को किस करने लगता है। तो रिया जब सरान का ऐसा रूप देखती है तो वो समझ जाती है कि अब उसे सरान को सबक सिखाना ही होगा, इसलिए वो सरान के रोमांस का भूत उतारने के लिए सीधा उस पर चाकू तान देती है और कहती है अगर तुमने मुझे दोबारा टच किया या मुझे किस करने की कोशिश की तो याद रखना मैं ये चाकू तुम्हारे पेट में घोंप दूंगी। और यहाँ पर रिया सरान को पूरी तरह से डरा देती है, जिसे देखकर बेचारा सरान भी डर जाता है और कहता है अच्छा मेरी माँ अब शांत हो जाओ, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई? और बेचारा ये कहकर वहाँ से चला जाता है और रिया ये सब कुछ करके काफी खुश होती है। उसके बाद रिया अपनी बहन की शादी के लिए मिठाइयाँ बना रही होती है, तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तो रिया को ये बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए वो सरान से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम सोए नहीं? फिर सरान कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी, वैसे तुम्हारा वो आशिक तुम्हारे घर के बगल में ही रहता है ना, और जब उसका मन करता है वो यहाँ पर आता रहता
कहता है कहीं अभी भी तुमने उसे मिलने के लिए तो नहीं बुलाया। रिया जब ये बात सुनती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि सरान यहाँ पर उस पर नजर रखने के लिए आया हुआ होता है कि वो अरुण से मिलती है या नहीं। तो वो कहती है तुम यहाँ पर मुझ पर नजर रखने के लिए आए हो। फिर सरान कहता है तो क्या मैं इस तरह अपनी वाइफ को किसी और के साथ जाते तो नहीं देख सकता ना, इसलिए मुझे तुम पर नजर तो रखनी होगी। जिसे सुनकर रिया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहती अब मेरा मूड नहीं है मिठाई बनाने का, अब मैं जा रही हूँ सोने, तुम यहीं पर बैठकर उस पर नजर रखो। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। फिर सरान यहाँ पर रिया के साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है वैसे मुझे भी काफी नींद आ रही है, चलो साथ में सोने चलते हैं। और वो ये कहकर चवन्नी स्माइल देने लगता है जिसे देखकर रिया को और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो दोनों साथ में सोए हुए होते हैं। तो यहाँ पर सरान एक मौका नहीं छोड़ता उसे टीज करने का, जिसे देखकर रिया का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है और वो गुस्से में सरान पर एक डिब्बा दे मारती है, जिसे देखकर सरान पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो रिया को कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अगर मुझे चोट लग जाती तो फिर क्या होता। तो रिया कहती है अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र हो रही है तो फिर आराम से सो जाओ ना, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो। और वो ये कहकर सोने के लिए चली जाती है, पर सरान सोने नहीं जाता बल्कि उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि रिया तुम यहाँ पर कब तक रहने वाली हो। तो वो कहती मुझे नहीं पता। फिर सरान कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए आई हो। फिर वो कहती है मैं तुम्हारे साथ वापस क्यों जाऊँ, वहाँ पर जाकर मुझे मिलेगा ही क्या, वैसे भी तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई जगह नहीं है और ना ही तुम्हारे लिए ये शादी मायने रखती है, वैसे भी हमारी शादी अभी तक रजिस्टर नहीं हुई है, तुम आजाद हो, तुम अभी भी दिया के पास वापस जा सकते हो, वैसे भी तुम दिया से बहुत प्यार करते हो ना। फिर सरान कहता है मुझे पता है हमारा रिश्ता जिस हाल में जुड़ा वो बहुत ही अजीब था, लेकिन तुम हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रह सकती ना, तुम्हें कभी ना कभी तो मेरे साथ वहाँ जाना ही होगा। तो रिया कहती है मैं नहीं जाऊंगी, और बताओ मैं तुम्हारे साथ वापस क्यों जाऊँ, आखिरकार मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ। जब तक तुम ये पता नहीं लगा लेते कि मैं और हमारा रिश्ता तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है तब तक मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। और रिया ये कहकर सोने के लिए चली जाती है। तो सरान भी ये सारी बातें सोचकर परेशान हो जाता है और रिया के बगल में सो जाता है। रिया जब सरान को अपने बगल में सोया हुआ देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में सरान को अपने पलंग से नीचे गिरा देती है और कहती है जाकर अपने बेड पर सो, और वो ये कहकर उसे वहाँ से भगा देती है। दूसरी ओर चैट अपने डैड के पास ऑफिस का काम कर रहा होता है, तभी उसके डैड फिर से वही सारी चीजें बड़बड़ाने लगते हैं। तो यहाँ पर चैट अपने डैड से पूछता है डैड आखिरकार आप मुझे क्या बताना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, प्लीज मुझे बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो उसके डैड उसे कुछ भी नहीं बता पाते क्योंकि वो बीमार रहते हैं और ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन चैट अपने डैड की बातों से समझ जाता है कि कोई बड़ी बात है जो उसके डैड को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इसलिए वो अगले दिन अपने डैड के पर्सनल असिस्टेंट से मिलता है और उनसे वो सारी बातें पूछता है ताकि उसे कुछ क्लू मिल सके। तो उसके डैड का असिस्टेंट उसे बताता है कि तुम्हारे डैड जो बार बार उस जगह के बारे में बड़बड़ा रहे हैं, वो जगह तुम्हारे डैड का पुराना ऑफिस हुआ करता था और तुम्हारे डैड वहाँ पर अपनी दूसरी वाइफ और अपने दूसरे बच्चे के साथ रहा करते थे, लेकिन एक हादसे में वो लोग बिछड़ गए। जब चैट ये बात सुनता है कि उसके डैड का दूसरी औरत के साथ अफेयर था और उन दोनों का एक बच्चा भी था, जिसे जानकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो अपने डैड की इस गलती की वजह से अपने डैड से नफरत नहीं करता बल्कि अपने डैड के खातिर उनकी दूसरी वाइफ और उनके दूसरे बच्चे को ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो उन लोगों को अपने डैड से मिलवा सके। यहाँ पर जिस बच्चे की बात हो रही है मुझे लगता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि रिया ही है। शायद रिया ही चैट की सौतेली बहन है जिसे चैट ढूंढना चाहता है। अगले दिन रिया सारी मिठाइयों को पैक कर रही होती है ताकि वो उसे वेडिंग वेन्यू पर भेज सके। तो यहाँ पर सरान भी उसकी हेल्प करता है, पर वो हेल्प करने से ज्यादा उन मिठाइयों को खाने में इंटरेस्टेड होता है। तभी वहाँ पर बिनी आ जाती है और रिया को कहती है कि क्या सारी मिठाई बन गई। तो रिया कहती है हाँ चलो मैं इसे पहुंचा देती हूँ। तो सरान भी उसके साथ जाने लगता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। फिर रिया कहती है मेरे पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन सारी मिठाइयों को पहुंचाकर यहीं पर वापस आऊंगी, तो चुपचाप यहीं पर बैठे रहो। और रिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। बिनी जब ये देखती है कि सरान रिया को लेकर कितना पॉजिटिव है तो वो रिया को चिढ़ाने लगती है कि सरान तुमसे कितना प्यार करता है, वो तुम्हें एक मिनट भी अकेला छोड़ना नहीं चाहता। और वो यही सारी बातें कह कहकर अपनी बहन को टीस करने लगती है, लेकिन तभी उसकी बहन उसे बताती है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता बल्कि मुझ पर नजर रखने के लिए मेरे पीछे आ रहा था ताकि वो ये देख सके कि मैं अरुण से मिल रही हूँ या नहीं। वो बस मुझे अरुण से दूर रखना चाहता है और मैं भी उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखना चाहती हूँ क्योंकि ये दोनों जब भी एक दूसरे से मिलते हैं सिर्फ लड़ाइयाँ ही करते हैं। और रिया यही सारी बातें अपनी बहन को बता ही रही होती है, तभी वहाँ पर अरुण आ जाता है क्योंकि बीनी ने अरुण को बुलाया होता है ताकि वो उसे वेडिंग वेन्यू तक छोड़ आए। तो रिया जब अरुण को देखती है तो वो जल्दी से अरुण को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है क्योंकि अगर सरान ने अरुण को देख लिया तो बहुत
बड़ा बवाल हो जाएगा। इसलिए रिया यहाँ पर अरुण को जल्दी से भगा देती है ताकि सरान उसे ना देख सके। और उसके बाद वो सरान के पास चली जाती है तो सरान उससे पूछता है तुम्हें यहाँ पर आने में इतनी देर क्यों हो गई। तो रिया यहाँ पर कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर अरुण आ जाता है और सरान जैसे ही अरुण को देखता है उसे देखते ही उसका पारा हाई हो जाता है और यहाँ पर ये दोनों जमकर एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं और एक दूसरे को मारने पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। रिया जब ये सब कुछ देखती है तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है और इन दोनों की लड़ाई को छुड़वाने के लिए इन दोनों को धमकी देती है कि याद रखना सरान, अगर तुमने अरुण से लड़ाई की तो मैं तुम्हारे साथ वापस कभी भी नहीं जाऊंगी। और अरुण अगर तुमने सरान से लड़ाई की तो याद रखना मैं तुमसे दोबारा कभी भी बात नहीं करूंगी। और रिया इसी धमकी के दम पर उन दोनों की लड़ाई को छुड़वाती है और अरुण को वहाँ से रफा दफा करती है। बीनी जब उन दोनों की लड़ाई देखती है तो वो कहती है बहन तुम सच कह रही थी कि इन दोनों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों मिले तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। और बीनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बरेली की शादी की सारी रस्में निभाई जाती है जहाँ पर सारे लोग उसे आशीर्वाद देते हैं और उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न होती है। लेकिन इन सब के बीच अरुण और सरान एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ते, बल्कि एक दूसरे से लड़ाई करने के नए नए बहाने ढूंढते रहते हैं। उसके बाद बरेली पुनीत के साथ डांस करती है और अपनी शादी को एंजॉय करती है। इधर उसके डैड को उसकी काफी फिक्र हो रही होती है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है उन्होंने बरेली की शादी जल्दबाजी में करके कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि उन्हें इस शादी से बहुत ही अजीब तरह की वाइब्स आ रही होती है और उन्हें लग रहा होता है कि शायद पुनीत अच्छा लड़का नहीं। पर उसकी वाइफ कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, पुनीत बहुत ही अच्छा लड़का है और ऊपर से वो हमारी बेटी से बहुत प्यार करता है, तो वो हमारी बेटी को खुश रखेगा, तुम बेकार की बातें सोचना बंद करो। दूसरी ओर फाई अपने सारे लोगों के साथ मिलकर सरान से बदला लेने की प्लानिंग करता है और सारे लोगों को कहता है कि हम लोग बहुत जल्द अपने मरे हुए साथी का बदला लेंगे और उस सरान को ऐसी मौत मारेंगे जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन उससे पहले उसे बहुत बड़ा झटका देंगे। हम उसके शहर में ही जाकर उस सोने की दुकान से सारा सोना चोरी करेंगे और उसके बाद उसे जान से मार कर अपना बदला पूरा करेंगे। और वो ये सारी बातें कहकर अपनी पूरी टीम को तैयार करने लगता है और सबके ऊपर काला जादू करता है ताकि वो लोग अपने काले जादू का इस्तेमाल करके उन लोगों को हरा सके और अपनी जान बचा सके। और यहाँ पर फाई पूरी तैयारी कर लेता है सरान को रास्ते से हटाने की।